एक लड़की के खोने के 36 साल बाद उसके परिवार को एक नोट मिला जिसमें एक वेटिकन मकबरे के बारे में लिखा हुआ था। इमैनुएला ऑरलैंडी नाम की इस लड़की के गायब होने के लगभग 36 साल बाद इसके परिवार को एक खबर पता चली। ये केस सन 1983 से ही दुनिया भर में मशहूर हुआ था और उस समय इस केस ने पुलिस को भी बहुत परेशान किया था। लेकिन अब उन्हें एक टिप मिली थी जो फाइनली उन्हें सही दिशा में लेकर जा रही थी। लेकिन उसके परिवार को इस मकबरे के बारे में कुछ नहीं पता था और अब किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। 22 जून 1983 के दिन इटली के रोम शहर में रहने वाली इमैनुएला शाम के समय अपनी म्यूजिक क्लास खत्म करके घर जा रही थी, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची और बिना किसी सबूत के वहां से गायब हो गई। सिर्फ 15 साल की ये लड़की ऐसे शहर से गायब हुई थी जिस वजह से शहर में बहुत सी बातें बनने लगी और पुलिस को जगह जगह इसकी छानबीन करनी पड़ी। लेकिन अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी इमैनुएला के परिवार और पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। उनकी हर छानबीन बिना किसी नतीजे के रही। लेकिन अब उन्हें एक सही टिप मिली। जी हाँ, 2018 की गर्मियों में ऑरलैंडी परिवार को एक गुप्त मैसेज आया जिसमें इमैनुएला कहाँ हो सकती थी इसके बारे में टिप दी गई थी। लेकिन ये मैसेज बहुत उटपटांग सा था। ये एक कोड में लिखा गया था जिसमें लिखा था लुक वेयर द एंजल इज पॉइंटिंग, मतलब वहां देखो जहां ये परी पॉइंट कर रही है। और तब उस कोड के सहारे चलते हुए जांचकर्ता वेटिकन सिटी के दिल में बने एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे। लेकिन असल में इस सब घटना की सच्चाई क्या थी, तो चलिए इस कहानी को हम शुरू से जानते हैं। इमैनुएला का जन्म सन 1968 में हुआ था। इमैनुएला और उसके 4 भाई बहन अपने माता पिता के साथ वेटिकन सिटी में रहते थे। खबरों के मुताबिक उसके पिता एक पोप के घर पे नौकरी करते थे, लेकिन कुछ खबरें ये भी बताती हैं कि वो एक बैंक के कर्मचारी थे। चाहे कुछ भी हो, उन सभी का जीवन अच्छा चल रहा था और वेटिकन सिटी जैसे शहर में उनका अच्छा नाम था। वहां मौजूद हर बड़ा पोप अच्छे से उन्हें जानता था और समय पड़ने पर उनकी मदद भी करता था। ये सब देखते हुए उनको लग रहा था कि वो इस दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में रहते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उसके भाई ने बताया कि वो इस छोटे से शहर में सभी लोगों के साथ एक परिवार बनकर रहते थे। लेकिन तभी एक अनचाही घटना सन 1983 की गर्मियों में हुई जिसने इस पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। 22 जून 1983 का दिन पूरे परिवार के लिए एक आम सामान्य दिन था। इमैनुएला शाम के समय शहर से बाहर अपनी बांसुरी की क्लासेस लेने गई थी, जिसके बाद उसने अपनी वो क्लासेस खत्म करी और वापस अपने घर आने के लिए रवाना हुई। लेकिन इसके बाद से ही उसे फिर कभी नहीं देखा गया। उसके गायब होने वाले दिन उसका स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद था, लेकिन वो फिर भी अपनी म्यूजिक क्लासेस लेने के लिए जाती रहती थी और इस म्यूजिक स्कूल तक जाने के लिए वो हमेशा बस का सहारा लिया करती थी। लेकिन उस दिन वो लेट हो रही थी और उसने अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसके भाई ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। और उसके भाई का ये निर्णय आज भी उसे रुलाता है कि वो उस दिन अपनी बहन के साथ क्यों नहीं गया और सबसे आखिरी बार इमैनुएला को रोम के सेंट्रल बस स्टैंड पर देखा गया था, जिसके बाद से ही वो इस धरती से बहुत ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। जी हाँ, ये रहस्य इतना लंबा चला कि इसने रोम का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। ये केस आज भी वहां पर इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में बहुत सी बातें आज भी बनाई जाती हैं। साथ ही लोग मानते हैं कि वहां पर कोई सीक्रेट क्रिमिनल गैंग काम कर रहा है जो ऐसे हादसों को अंजाम देता है। इन सब संभावनाओं के अलावा पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत भी थे जो ये इशारा कर रहे थे कि इमैनुएला यहाँ हो सकती थी। जैसे कि एक आदमी ने बताया कि एक इमैनुएला जैसे दिखने वाली लड़की को उसने एक BMW कार में बैठते हुए देखा था। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो BMW उसके म्यूजिक स्कूल के पास ही खड़ी हुई थी। लेकिन ये टिप पूरी तरह से बकवास पाई गई। अब जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए वैसे वैसे लोगों ने बहुत बातें बनाकर पुलिस को इधर उधर बहुत घुमाया। इसके अलावा एक और टिप एक फोन कॉल के द्वारा पुलिस को मिली जो कि एक 16 साल के बच्चे ने दी थी, जिसने ये कहा कि वो इमैनुएला के गायब होने के 3 दिन बाद उससे वहां के एक चर्च में मिला था। साथ ही उस लड़के ने कहा कि जिस लड़की से वो मिला था वो लड़की भी अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए थी। साथ ही उसने चश्मा भी पहना हुआ था। लेकिन उस लड़के की बात भी पूरी तरह से बकवास पाई गई और पुलिस ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। जिसके बाद एक आदमी ने तो हद कर दी। उसने कहा कि उसने इमैनुएला को चौराहे पर लिपस्टिक बेचते हुए देखा था, लेकिन ये सब कुछ बकवास पाया गया। इसके बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग टिप निकलकर सामने आई जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने इमैनुएला के परिवार को संपर्क किया, जिसमें उसने कहा कि वो उनकी बेटी को उन्हें वापस लौटा देगा। जांच करने पर इस आदमी का नाम एले ओडका पाया गया।
जो कि पहले ही सन 1981 में एक पोप की हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट रहा था। लेकिन ये टिप भी और कुछ नहीं बल्कि टाइम खराब करने वाली ही पाई गई। लेकिन जाते जाते भी ओर्टेगा ने कहा था कि इम्मैनुएला अभी जिंदा है और वो उसके पास ही है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब ये केस और ज्यादा गहराता जा रहा था, साथ ही लोग इसके बारे में भूलते जा रहे थे। लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में इतना सोचते थे कि सन 2005 में भी एक बहुत अजीब थ्योरी निकलकर सामने आई। एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को इटालियन डिटेक्टिव बताते हुए ये बताया कि इम्मैनुएला को जनरल ऑफ रोम के इशारे पर किडनैप किया गया था। साथ ही उसने इसके सबूत भी पुलिस को दिए। उसने कहा कि इसके सबूत आपको एक मकबरे में मिलेंगे जो कि सेंट अपोलोनियर बेसिलिका में बना हुआ है। कमाल की बात यह थी कि ये मकबरा इम्मैनुएला के म्यूजिक स्कूल के बहुत ही पास बना हुआ था। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सन 2008 में एक और व्यक्ति भी यही बात बोलकर पुलिस के सामने आया कि वो इम्मैनुएला को किडनैप करने में शामिल था। लेकिन उसने कहा कि किडनैप करने के कुछ ही दिनों बाद इम्मैनुएला को मार दिया गया था और उसकी लाश को रोम के ही एक घर के नीचे दफना दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से पुलिस यहाँ पर बेवकूफ बन गई क्योंकि उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि सन 2012 में भी पुलिस ने फिर से इस केस को खोला, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन एक और हैरान करने वाला मोड़ सन 2012 में ही सामने आया और अब की बार सवालों में खुद वेटिकन घिरा हुआ था। वहां के एक पोप ने कहा कि सन 1983 में जो एक बच्ची गायब हुई थी उसे देह व्यापार के चलते किडनैप किया गया था, लेकिन उसने ऐसा काम करने से मना कर दिया और उसके मना करने की वजह से ही उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि उस पोप ने यह भी कहा कि उस बच्ची को किडनैप करने में वहां की सरकार भी शामिल थी। साथ ही उस पोप ने यह भी कहा कि इस केस की फिर से जांच होनी चाहिए और सिर्फ वेटिकन के अंदर ही इस केस का राज खुल सकता है। लेकिन एक बार फिर से ये सब बातें झूठ साबित हुई और परिणाम स्वरूप इम्मैनुएला का परिवार अब भी यही सोच रहा था कि दशकों पहले उनकी इम्मैनुएला कैसे गायब हुई। लेकिन फिर समय आया सन 2019 का, जब एक बार फिर से इस केस ने एक दिल दहला देने वाला मोड़ लिया। आज इम्मैनुएला की माता बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो आज भी उसी पवित्र शहर में रहती है। लेकिन इम्मैनुएला का भाई पिएट्रो पूरे 36 सालों से अपनी बहन को ढूंढ रहा था और इन 36 सालों में वो सिर्फ सरकार को ही कोसता आया है क्योंकि उन्होंने उसकी बहन को नहीं ढूंढा। लेकिन पिएट्रो को लग रहा है कि वहां की सरकार को कुछ ना कुछ जरूर पता है जो वो इस दुनिया को बताना नहीं चाहती। पिएट्रो अकेला नहीं था जो अपनी बहन को इतने सालों से ढूंढ रहा था। इटली की एक जर्नलिस्ट भी इसी काम में लगी हुई थी और उस पत्रकार ने बताया कि उसे जो भी सबूत इम्मैनुएला की खबर के बारे में मिले वो सभी वेटिकन की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम सी लड़की को इतने खास कब्रिस्तान में क्यों दफनाया जाएगा। सन 2018 की गर्मियों में एक बार फिर से वेटिकन सवालों में घिरा जब ओरलैंडी परिवार को इम्मैनुएला के बारे में एक खबर मिली। जी हाँ, उनको एक फोटो मिली जिसमें एक धार्मिक पुतला दिखाया गया था, लेकिन साथ ही उस फोटो में एक मैसेज भी लिखा हुआ था। उसमें लिखा था लुक वेयर द एंजल इज पॉइंटिंग। और फिर ये खोज शुरू हुई कि ये एंजल कहाँ पॉइंट कर रही है और उसे ढूंढते ढूंढते इम्मैनुएला का परिवार एक मकबरे तक आ पहुंचा जो कि वेटिकन शहर के एक कब्रिस्तान में बना हुआ था। इसे वहां पर ट्यूटोनिक सिमेट्री के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस कब्रिस्तान में सिर्फ वही लोग दफनाए जाते थे जो कि वेटिकन में रहते हुए जर्मनी से ताल्लुकात रखते थे। साथ ही ये कब्रिस्तान हमेशा से ही सुरक्षा के घेरे में रहता आया है, इसलिए इसके अंदर जाने के लिए ओरलैंडी परिवार को वाटिकन प्रशासन की आज्ञा चाहिए थी। लेकिन वाटिकन प्रशासन ने उन्हें पहले ही कभी कोई सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए उन्हें अब भी कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस कब्रिस्तान में अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर शुरू हुआ वेटिकन में प्रदर्शनों का सिलसिला। बड़ी मात्रा में लोगों ने इम्मैनुएला के पोस्टर्स हाथ में लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और वेटिकन प्रशासन से इस केस की जांच कर सच्चाई सामने लाने को कहा, जिसके बाद प्रशासन ने ओरलैंडी परिवार को उस कब्रिस्तान में जाने की इजाजत दे दी। पुलिस के साथ इम्मैनुएला का परिवार कब्रिस्तान में गया और ढूंढा कि क्या इम्मैनुएला को यहाँ कहीं दफनाया गया था, जिसके बाद उस मकबरे को खोला गया जो कि उस फोटो में एंजल द्वारा दिखाया गया था। उस मकबरे में पड़ी लाश के अवशेषों के सैंपल लिए गए ताकि डीएनए टेस्ट की सहायता से यह पता चल सके कि क्या ये इम्मैनुएला के हैं या नहीं। लेकिन ओरलैंडी परिवार के साथ ही वो जर्नलिस्ट भी इस केस पर नजर बनाए हुए थी और इस मकबरे के खुलने के बाद उसने कहा कि वेटिकन प्रशासन ने यह मकबरा सिर्फ तभी उन्हें खोलने दिया क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें कुछ भी नहीं है और कुछ ना मिलने पर अपने आप ही ओरलैंडी परिवार शांत हो जाएगा। अब हम इसे बदकिस्मत कहें या फिर किस्मत, वो सैंपल इम्मैनुएला के डीएनए से मैच नहीं हुए। ये बात सुनकर उसका भाई पिएट्रो बहुत खुश था क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि शायद उसकी बहन अभी भी जिंदा है और वो जल्दी ही घर वापस लौट आएगी।
असल में जो अवशेष वहां से निकाले गए वो तो किन्हीं दो बहनों के थे जो कि सैकड़ों साल पहले कहीं की राजकुमारी हुआ करती थी। इनकी मौत सन 1836 में हुई थी और तभी इन्हें यहाँ दफनाया गया था और फिर सन 2019 में इनका मकबरा फिर से खोला गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस मकबरे के बराबर में ही एक और सीक्रेट ट्रैप डोर था जिसमें से दो अलग इंसानों के अवशेष वहां पाए गए। बेशक वैज्ञानिक तुरंत हड्डियों की हालत देखकर यह पता लगा सकते हैं कि मरने वाला कब मरा होगा। साथ ही डीएनए टेस्टिंग थोड़ी लंबी जरूर चलती है, लेकिन वेटिकन प्रशासन ने इन दोनों के टेस्ट करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर इमैनुएला का भाई पिएट्रो बहुत निराश हुआ और उसके भाई को आज भी ये उम्मीद है कि जल्दी ही उसकी बहन घर वापस आ जाएगी। दोस्तों, आप इस सच्ची कहानी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ और पता हो तो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।